नमस्कार सभी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते सर। शर्मा जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ एकदम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की आज्ञा चाहूंगी। प्रारंभ करिए। जी सर। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से मैं अलका स्वामी, महामहिम राज्यपाल महोदय तथा हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन और संरक्षण में विश्वविद्यालय तथा राज्य दोनों निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हैं, तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, जो हमारे आज के विषय पर देश में दशकों से काम कर रहे हैं और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, का स्वागत करती हूँ। कोविड ने पूरे विश्व में तथा देश में आर्थिक गतिविधि को थाम सा दिया है। बाहर से जरूरी सामानों की आपूर्ति बंद सी हो गई थी। इस संकट काल में देश को स्थानीय उत्पादों ने ही बचाया। इस दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबका ध्यान इस बात पर, यानी बी वोकल फॉर लोकल के नारे की तरफ दिलवाया। उन्होंने कहा कि जिन स्थानीय उत्पादों ने इस संकट काल में हमें बचाया है, अब समय है और देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि इन स्थानीय उत्पादों को न केवल खरीदे, उपयोग में लाए, बल्कि इनको आगे बढ़ाने के लिए इनका गौरवगान भी करे। इन उत्पादों में देश की अर्थव्यवस्था को कोविड के प्रभाव से निकालकर विश्व की बेहतरीन अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता तो है ही, और साथ ही साथ ये हमारी खुद की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा संबल प्रदान कर सकते हैं। हमारे आज के वेबिनार का विषय बी लोकल फॉर वोकल यही है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगी कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय तथा हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी, कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, का स्वागत करें तथा साथ ही अनुरोध है कि आप आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना भी रखें। थैंक यू अलका। आज के कार्यक्रम में माननीय परम आदरणीय कलराज जी मिश्रा, ऑनरेबल गवर्नर और हमारे कुलाधिपति आदरणीय भगवती प्रकाश शर्मा, वाइस चांसलर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी प्रोफेसर YN सिंह और BTU परिवार के सभी सदस्य, राजभवन के सभी अधिकारी एवं परिवारजन, डॉक्टर अलका स्वामी, डीन ह्यूमन वैल्यू और उनकी सारी टीम, डॉक्टर ममता पारिक, कोऑर्डिनेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल और उनकी सारी टीम, और प्रिय विद्यार्थियों, आज बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि उन्होंने आज की जो देश की ताज़ा समस्या है उसको ध्यान में रखे विषय लिया है, और उस विषय के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, और माननीय राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में हमने इस विषय को रखा है। ये बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक बात रहेगी। सर्वप्रथम मैं माननीय गवर्नर महोदय का ये कहते हुए स्वागत करता हूं कि आपने हमेशा ही जिस अपनेपन से हमको प्रेरित किया है, और परिवार के मुखिया के रूप में जब जब आपने हमको जो बात कही है, तो हमें भी ये भाव आया है कि हम भी विश्वविद्यालय में एक मुखिया के रूप में काम करें और पूरे विश्वविद्यालय को एक परिवार के रूप में लेके काम कर रहे हैं। इस बात की मुझे संतुष्टि है। आपने मुझे याद आ रहा है कि मूल्य आधारित शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने हाथ में लिया था, उसका बच्चों तक पहुंचाने के लिए बच्चों की जो कार्यशाला, वीकली कार्यशाला हमने की, उसका उद्घाटन आपने किया था, और उस उद्घाटन के बाद में जिन बच्चों ने प्रशिक्षण लिया उनको पारितोषिक वितरण भी आपने किया था। इस बात का इतना गहरा असर विद्यार्थियों पे और मेरे शिक्षकों पे हुआ, वो इतने प्रेरित हुए कि उस एक कार्यक्रम की शुरुआत को, जिसमें लगभग 1000 विद्यार्थी जुड़े थे, उसको आगे बढ़ाते हुए
आज मुझे आप माननीय गवर्नर महोदय को और भगवती प्रकाश जी को बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमने उस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए उस वीकली वर्कशॉप मान्य मूल्यों के वर्कशॉप को अब तक लगभग 4000 विद्यार्थियों का ये कार्यक्रम करा चुके हैं, उनको इस मूल्य आधारित शिक्षा से परिचित करा चुके हैं। वही नहीं, उनके परिवारों को परिचित करा चुके हैं। ये देश में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और जहाँ जहाँ भी मेरा अन्य विश्वविद्यालयों AICTE UGC से बात होती है, सब ने इसको बहुत सराहना की है। मैं इसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी का मार्गदर्शन को ही मानता हूँ कि पहले ही विषय को आपने प्रोत्साहित करने के लिए आए और बच्चों को पारितोषिक देने के समय भी आए और इसी से प्रोत्साहित होकर मेरे सभी फैकल्टी मेंबर्स ने इस विषय को लिया है और कड़ी मेहनत के साथ अभी उन्होंने ये प्रण लिया है कि विश्वविद्यालय में जितने भी विद्यार्थी है उन सभी को इस तरह के मान्य मूल्यों के वीकली वर्कशॉप से निकाला जाएगा ताकि वो अपनी ये जिम्मेवारी को महसूस कर सके कि परिवार में उसकी क्या जिम्मेवारी है, समाज में क्या जिम्मेवारी है, देश के प्रति क्या जिम्मेवारी है और इसके अतिरिक्त पूरे पर्यावरण के प्रति इसकी क्या जिम्मेवारी है और उसको निर्वहन कैसे कर सकते हैं। इस बात को हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी तक पहुंचने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं माननीय भगवती प्रकाश जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं कि उनका प्रोत्साहन और समर्थन मुझे नए विश्वविद्यालय को चलाने में हमेशा मिलता रहता है। मेरे सभी शिक्षक और विद्यार्थी, उनका जो पिछला उद्बोधन था जिसमें उन्होंने टेक्नो नेशनलिज्म के नाम से उद्बोधन दिया था, वो आज भी याद करते हैं। जब हमने पहली बार इस टेक्नोलॉजी के नाम से उद्बोधन को सबके सामने रखा कि इस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं, लोगों ने इसको समझने की कोशिश की। ये नेशनलिज्म तो सुना, ये टेक्नोलॉजिज्म क्या होता है। उनको आश्चर्य था कि नया विषय कहाँ से लेके आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विषय को रखा और जिस तरह से उन्होंने उदाहरण के रूप में बताया कि चाइना ने किस तरह से अपनी ही टेक्नोलॉजी को उत्पादन से अपने देश की प्रोग्रेस की है, सिर्फ देश की नहीं, विदेशों में भी उसका लोहा मना रहा है। तो ये इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है जो अपने देश को भी उन्नत करती है और विदेशों में भी अपना लोहा मनाती है, वो टेक्नोनेशनलिज्म है। ये नेशनलिज्म का नया तरीका है और ये तकनीकी विश्वविद्यालय और उनके जुड़े हुए छात्रों को करने की जरूरत है। इससे प्रभावित होकर उन बच्चों ने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और आज भी हमने माननीय गवर्नर साहब के इस कार्यक्रम के समापन होने के बाद में उनसे एक क्वेश्चन आंसर का अलग से सेशन भी रखा है। इस तरह का समर्थन माननीय भगवती प्रकाश जी से हमको हमेशा मिलता रहता है और हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय गवर्नर महोदय से मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि BTO अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल का एक गठन किया है, जिसके माध्यम से हमने तय किया है कि विद्यार्थी के मन में बहुत सारी ऐसी आइडिया होते हैं जिन आइडिया को अगर हम टैप कर पाए, उनको देख पाए और उसको समस्याओं को आगे समाधान कर पाए तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमने विद्यार्थियों को कहा कि आप बड़ा बड़ा इन्वेंशन करें, अच्छी बात है, मल्टीनेशनल में जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं, मोहल्ले में, गाँव में, समाज में, उसके आसपास भी हजारों समस्या है, उसका समाधान भी तो आपको ही करना है। हम देखते हैं हमारे पूर्वजों ने किस तरह से जंगलों का प्रबंधन किया, किस तरह से पानी का प्रबंधन किया है, जमीन का प्रबंधन किया है। उनसे सीखकर नई टेक्नोलॉजी से जुड़ के हम बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और इस कड़ी में जब हमने उनसे बात की और एक बहुत ही नामी प्रोफेसर IIM अहमदाबाद से जो पद्मश्री है अनिल गुप्ता जी, उनके साथ बात करके जो बहुत बड़ा NGO चलाते हैं और उन्होंने रिसर्च, जितनी देश विदेश में रिसर्च हुई है उनको एक जगह लाके और एक टेक्नोपीडिया के नाम से वेबसाइट तैयार की है जहां आप जान सकते हैं कि हमारी रिसर्च कितनी हुई है, ताकि हम रिसर्च का रिपीटेशन नहीं करें, जो हुई उसको आगे बढ़ाए। उनके साथ मिलकर हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल को आगे बढ़ाया है और हमने तय किया है कि हमारा विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के बाद और सेकेंड ईयर के बाद दोनों सालों में छुट्टियों में वो सोशल इंटर्नशिप करेगा और इन तरह के प्रोजेक्ट में काम करेगा। और इस तरह के प्रोजेक्ट हमें लगातार मिल रहे हैं, हम उसका एवोल्यूशन कर रहे हैं और आपको निश्चित रूप से समय समय पे जानकारी में लाएंगे। इसके अलावा हमने ये कहा कि हमारा जो कैंपस में जहाँ हम रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, यानी शिक्षकों के विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, वो परिवार के रूप में रह सके, इसके लिए हमने आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी की विश्वविद्यालय श्री श्री विश्वविद्यालय के साथ में MOU किया है, MOU करने जा रहे हैं और उनके वाइस चांसलर से अनुरोध किया है। उन्होंने 7 दिन का एक वर्कशॉप रखा है फैकल्टी मेंबर्स के लिए कि वर्क प्लेस पे हैप्पीनेस के साथ कैसे दिया जा सकता है। आज 2 दिन हुए हैं, उसका जबरदस्त उत्साह है, मैं देखता हूँ, मैं भी इससे जुड़ता हूँ और मैं समझता हूँ कि माननीय छोटे छोटे तो बहुत कम काम करते रहते हैं, लेकिन ये विशेष कार्य कि हमारा सारे शिक्षक बहुत
खुशी खुशी अपने वर्क प्लेस पे रह सकें, विद्यार्थियों के साथ जुड़ सकें। ऐसे कुछ कार्यक्रम के लिए आपसे सामने हमेशा आपसे अनुरोध करते हैं, जुड़ने के लिए अनुरोध करते हैं। अब अगला कार्यक्रम जो हमने सोचा है कि नई शिक्षा नीति आ गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-20, इसका का आधार को देखें। जैसा मैंने डॉक्यूमेंट देखा है, इसका हर पन्ने पे, हर पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, कि हमारे बच्चों का भागीदारी कैसे हो सकती है समाज में, वो कैसे भागीदारी के साथ जी सकता है, कैसे विश्वास से जी सकता है, कैसे धर्म के आधार पर जी सकता है, कैसे कंडक्ट के रूप में लागू कर सकता है, यानी आचार आधारित शिक्षा कैसे लागू हो सकता है, मूल्य आधारित शिक्षा कैसे आधारित हो सकती है, संस्कार आधारित शिक्षा कैसे हो सकती है। इसके लिए हमने तैयारी की है। और IIT BHU के प्रोफेसर डायरेक्टर राजीव संगल जी से मेरी बात चल रही है। वो IIIT हैदराबाद के भी डायरेक्टर रहे हैं, उनसे मेरी बात चल रही है। उन्होंने IIIT हैदराबाद में इसको लागू करके देखा विद्यार्थियों में, और उसके बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट सामने आए हैं। तो इस पे चर्चा करने के लिए उनकी बात चल रही है, और इस विषय पे मैं निश्चित रूप से उस दिन आपका भी आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं, ताकि इस विषय को आगे बढ़ाया जाए। और मेरे सभी फैकल्टी मेंबर जो मानवीय मूल्यों की शिक्षा की ट्रेनिंग ली है, उनसे अनुरोध किया है कि इसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, कि स्कूल में इसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, 8वीं तक, 8वीं से 12वीं तक क्या पढ़ाना चाहिए, UG लेवल पे क्या पढ़ाना चाहिए, और PG लेवल पे क्या पढ़ाना चाहिए। यानी संस्कार आधारित शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा का कैरिकुलम में कहाँ पे क्या होना चाहिए। और निश्चित रूप से हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको प्रस्तुत करेंगे और सरकार में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के विषय के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो कहा कि भारत गाँव का देश है। आज भी हम कहते हैं कि भारत गाँव का देश है। और महात्मा गांधी जी ने तो उसमें ये कहा था कि अगर गांव नष्ट हो जाएंगे तो हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि शहर जो है गांव पे निर्भर होने चाहिए, सारा उत्पादन गांव में होना चाहिए, श्रम आधारित उद्योग होने चाहिए, हम स्वावलंबी होने चाहिए, स्वदेशी का हमारा नारा होना चाहिए, आधार होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरह की पॉलिसी बनी, जो हुआ, बड़े बड़े उद्योगों को बहुत आगे बढ़ाया गया, बड़ी बड़ी कंपनीज लगी, पब्लिक सेक्टर बने, और जो विकास हमको नजर आता है, निश्चित रूप से अगर गांव को देखें तो लगता है कि कहीं न कहीं गांव को छोड़ के तो विकास बहुत हुआ है। और इस सारी जो विकास हुआ उसकी पोल एक कोविड ने खोल की। जब हम देखते हैं कि कोविड के बाद लोग अपने शहरों से निकल के गांव की तरफ भागे, और जब पता लगा कि जब गांव की तरफ भाग रहे हैं, वो अपने राज्य से नहीं, कहीं दूसरे राज्य से आकर सिर्फ मजदूरी करने के लिए वहां आए थे। सिर्फ मजदूरी करने के लिए अगर एक व्यक्ति को अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के अगर दूसरे राज्य को जाना पड़े, तो निश्चित रूप से जो हमारी प्लानिंग का डायरेक्शन है, ये सोचने का विषय है। और जब ये नज़ारा सामने आया कि लोग अपने घरों को वापस भागे हैं, तो घर तो वैसे ही है जैसे छोड़ के गए थे, क्योंकि वहां जाने से कोई रोजगार तो उत्पन्न हुआ नहीं था। इसी को ध्यान में रख के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया कि ये समय आ गया है कि हमको वापस गांव की तरफ देखना है। जो हमारा व्यक्ति गांव में है, तो कम से कम उसको 2 वक्त की रोटी रोजगार तो उसको वहां मिलना ही मिलना चाहिए। और इसी की तरफ उन्होंने जो नारा दिया है कि बी वोकल फॉर लोकल, हम गांव की वस्तुओं में उत्पादन करें, उसी को खरीदें और उसी की बढ़ावा करें, उसी को आगे बढ़ाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो इसके जो अथॉरिटी हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा स्वदेशी के बारे में बात की है, माननीय भक्ति प्रकाश जी हमारे साथ है। और हमने सोचा कि उनका उद्बोधन अगर हमारे बच्चा के साथ मिलता है, तो हम जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटर्नशिप की बात करते हैं बच्चों के, उसको भी एक सहारा मिल सकता है, एक डायरेक्शन मिल सकती है। इस सोच के इस विषय को रखा गया है। मैं अपनी बात करके एक बार फिर आदरणीय कदाजी मिश्र और माननीय भगवती प्रसाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के माननीय कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। अब मैं आपको उनके व्यक्तित्व से परिचित कराना चाहूंगी। प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी एक बेहद दूरदर्शी और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, जो ग्लोबल बिजनेस और इकोनॉमिक पॉलिसी और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर एक गहरी समझ रखने वाले ग्लोबल एक्सपर्ट हैं। 2003 में जब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन के लिए उरुग्वे राउंड की टॉक्स चल रही थी, तब से ही आप WTO में उसकी बाइनियल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेते रहे। आपने WTO के 5वें, 6ठे और 10वें
बाइनियल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कैनकेन मैक्सिको, हांगकांग और केनिया के नैरोबी शहर में आयोजित 2003, 2005 और 2015 में भाग लिया है। WTO से संबंधित मामलों पर एक प्रेजेंटेशन के लिए आपकी टीम को भारतीय संसदीय मंत्रालय की स्थायी वाणिज्य समिति के समक्ष भी आमंत्रित किया गया। आपने विभिन्न क्षेत्रों में 14 पुस्तकें लिखी हैं जो जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मार्केटिंग आदि विषयों पर हैं। आप 1 दर्जन से अधिक लोकप्रिय मोनोग्राफ के लेखक भी हैं जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, FDI इन रिटेल, स्वदेशी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम चाइना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी आदि विषयों पर है। आपके द्वारा कार्यों के लिए विभिन्न पुरस्कारों से भी आपको सम्मानित किया गया है, जिनमें से प्रमुख है प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2015 में अचीवर्स अवार्ड और 2016 में आपके द्वारा समाज में दिए गए योगदान के लिए हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा दिया गया उत्कृष्टता पुरस्कार। आप वर्तमान में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के माननीय कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। अब मैं ग्लोबल बिजनेस के क्षेत्र में भारत के इन विशिष्ट व्यक्तित्व को आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों को बी वोकल फॉर लोकल पर संबोधित करें। देश के भौगोलिक दृष्टि से विशालतम प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय एवं सभी प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आदरणीय कलराज मिश्र, इस विश्वविद्यालय के कुलपति चारण साहब और यहाँ विश्वविद्यालय के और राजभवन के सभी पदाधिकारी, बंधुओं बहनों, 30 वर्ष पहले आयात उदारीकरण और विदेशी निवेश प्रोत्साहन की नीति जो आर्थिक वैश्वीकरण के अधीन प्रारंभ की गई थी, उसके बाद पिछले 4 वर्षों से विश्व में डी ग्लोबलाइजेशन क्या दौर चल पड़ा था और अभी कोरोना और लॉकडाउन के बाद एक रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, यानी कि प्रत्येक देश अपने यहाँ पर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने, स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए और एक प्रकार से अपने स्थानीय उत्पादों को अनेक प्रकार से बढ़ावा लगभग विश्व के सभी देश दे रहे हैं। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों का समर्थन करने की बात की है और दूसरी बात कही है जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल लेवल के हों और साथ ही साथ मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि हम संपूर्ण विश्व के लिए उत्पादन करें। इसके अपने निहितार्थ हैं। आज हम विश्व की 17.6% पॉपुलेशन है, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल और केवल 3% है। दूसरी तरफ चाइना, जिसकी वर्ल्ड पॉपुलेशन में लगभग हमारे आसपास ही 18.4% शेयर है और उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 28% कंट्रीब्यूशन है। और तीसरी तरफ हम देखें तो जापान, जिसका वर्ल्ड पॉपुलेशन में केवल 1.6% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में उसका 8 से 12% शेयर रहा है। और यूं देखें तो 17.5% अमेरिका का जोड़ दें, 6% जर्मनी का जोड़ दें, तो केवल दुनिया के 4 देशों के हाथ में वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग का 60% हो जाता है। 1986 में भारत की पर कैपिटा इनकम चाइना से 15 से लेके 20% ज्यादा थी और लेकिन अब जो चाइना ने वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया तो हम देखते हैं कि भारत की तुलना में चाइना की पर कैपिटा इनकम 4.5 गुनी हो गई। और इसलिए ऐसे में हम यदि स्थानीय उत्पादों की बात करें तो एक और उदाहरण मैं जापान का साथ में रखना चाहता हूं कि जापान का केवल वर्ल्ड पॉपुलेशन में मात्र 1.6% कंट्रीब्यूशन होते हुए भी उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 10% या उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों है? तो यह वहां इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म या आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या जिसे हम स्वदेशी कहते हैं उसके कारण। तो अगर आइकॉन लें तो जापान में केवल 4% विदेशी कारें बिकती है, केवल 4%। बाकी सारी मेड बाय जापान कारें जापान के लोग खरीदते हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो। राइस, कैलिफोर्निया का राइस जापान में आधी कीमत में लंबे दाने वाला खुशबूदार चावल उपलब्ध होता है, लेकिन जापानी नागरिक यह कहकर मोटे दाने का, कम खुशबू का, कम घटिया स्वाद वाला चावल दुगनी कीमत में यह कह के खरीदता है कि अगर एक बार
जापानी किसान ने चावल की खेती बंद कर दी तो हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व में वे ही देश आगे बढ़ते हैं जो अपने स्थानीय उत्पादों का समर्थन करते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारी वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में केवल 3% कंट्रीब्यूशन, उसमें भी आज 2/3 से लेकर 3/4 तक हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फॉरेन ऑनरशिप है। जूते का पॉलिश ले लीजिए, कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। आज 75% जो चेरी अमेरिकन कंपनी रैकेट एंड कोलमैन का बिकता है। रॉबिन मेरे ख्याल में बहुत लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, गेही बहुत लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, और वो पॉलिश भी इससे बढ़िया है। आप आगे चलें तो टीवी फ्रिज में आज लगभग 70% मल्टीनेशनल्स के ब्रांड है, चाहे सैमसंग हो, सैमसंग हो, वर्लपूल हो। और इसके आगे चलें तो कारों में तो केवल हमारे देश में 13% कारें स्वदेशी बिकती हैं, 87% कारें विदेशी बिकती है। जापान में 4% विदेशी बिकती है, 96% स्वदेशी बिकती है। हमारे यहाँ इसका उल्टा 13% टाटा महिंद्रा की कारें हम स्वदेशी खरीदते हैं, बाकी विदेशी खरीदते हैं। इसी तरह से हम देखें, चाहे दोपहिया वाहन हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कंप्यूटर हार्डवेयर हो। और बल्कि पिछले दिनों में इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के दौर में जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर में जेनिथ, विप्रो थी, वो सारी बाहर निकल गई। तो कहने का मतलब यह है कि हमें यदि देश में उत्पादन को बढ़ावा देना है, रोजगार को बढ़ावा देना है, देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देना है, देश का हम कहें कि टैक्स जीडीपी रेशो सुधारना है, तो हमें कहीं न कहीं लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, अगर हम बल्ब और ट्यूबलाइट फिलिप्स का लाएंगे तो प्रॉफिट हॉलैंड जाएगा और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हॉलैंड का होगा और इकोनॉमिकली हॉलैंड स्ट्रेंथन होगा। और तो इसलिए यदि हमें, तो यहाँ एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनी भी बहुत बनाती है। जो उदाहरण के लिए ज्यादातर मोबाइल फोन में चाइना का MI4 फोन है, 4% वैल्यू एडिशन वो यहाँ करती है, बाकी सारे कंपोनेंट्स बाहर से लाती है। हमारे देश में जितनी मेट्रो ट्रेन चलती है उनका रोलिंग स्टॉक बॉम्बार्डियर, एल्स्टॉम, थेलस अपना सारा नॉकडाउन किट्स लाती हैं, या केवल वो मेक इन इंडिया के नाम पे असेंबल करती हैं। और इसीलिए हम केवल स्किल डेवलपमेंट की बात सोचते हैं कि भाई उनके लिए स्क्रू ड्राइविंग या उनके लिए शोल्डरिंग और वो। तो आज हमें मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स जहां एक तरफ डेवलप करने की जरूरत है, वहीं हमें जहां उपलब्ध है मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जैसा मैं उसी ट्यूबलाइट बल्ब के उदाहरण लूं तो बजाज, सूर्या, 20 ब्रांड देश में मेड बाय भारत हैं। और अगर हम उन्हें खरीदेंगे तो देश में प्रौद्योगिकी का विकास होगा, देश में उत्पादन बढ़ेगा। और अगर हमने फॉरेन ब्रांड्स खरीदे तो क्या हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियां केवल और केवल अपने प्रोडक्ट्स का असेंबलिंग करती हैं। वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर भी वर्लपूल कंपनी है, असेंबल करती है। और BMW अपनी कार को भी असेंबल करते हैं। जैसा मैंने कहा, बॉम्बार्डियर, एल्स्टॉम अपनी मेट्रो ट्रेन के रोलिंग स्टॉक को भी असेंबल करती हैं। तो हम एक तरह से पिछले ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक असेंबली लाइंस वाला कंट्री बन गए। केवल एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी कि पहले सारे रेफ्रिजरेटर, सारे टीवी, सारे सब कुछ देश के ही थे, मेड बाय भारत थे। कैलविनेटर देश में सबसे ज्यादा बिकता था। अब उदारीकरण के दौर में वर्लपूल आई, उसने कैलविनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया। कैलविनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड को खरीदने के बाद जो उसका मिनी कंप्रेसर देश में बनता था, यानी उसके लिए तांबा, सीसा, जस्ता से धातु निकालने से लेके सारा उसका साज सामान देश में बनता, मिनी कंप्रेसर यहाँ बनता। अब वो मिनी कंप्रेसर बाहर से लाना शुरू किया तो जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्टिविटीज है, करीब सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश से बाहर ले गई। और अब वो अलमीरा का ढांचा तो यहाँ बनता है, लेकिन वो मिनी कंप्रेसर, दूसरे सारे वाइटल कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं। तो जो डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, वो करीब करीब पिछले 30 साल में देश से बाहर चला गया। इसी उदाहरण को थोड़ा समय तो जाया होगा, मैं स्पष्ट करूं कि जब उसने मिनी कंप्रेसर यहाँ बनाना बंद कर दिया, टेक्मा पुर्तगाल से आई और उसने इसका वर्लपूल से भी ले लिया मिनी कंप्रेसर का कारखाना, श्रीराम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिमिटेड आदि जो भी हमारे देश में मिनी कंप्रेसर बनाते थे, उन सब के कारखाने खरीद लिए। और उसके बाद में वह भी अपना यहाँ सारा मैन्युफैक्चरिंग बंद करके उसके पिस्टन, सिलेंडर, सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट्स डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में थे, सब बाहर से लाने शुरू किया। तो यह जो है, इसलिए आज के समय में हमें लोकल के लिए वोकल होकर और देश में उन सारे प्रोडक्ट्स को, पहली चीज तो इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म, आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या के भाव से यदि हम मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को खरीदेंगे, चाहे वो साबुन और जूते का पॉलिश हो,
चाहे वो हम किनले का पानी पीने की बजाय कोक पेप्सी का पानी पीने की बजाय 50 ब्रांड लोकल हैं। तो कहने का मतलब ये कि हर एक क्षेत्र में, और बल्कि अब तो हो ये रहा है कि क्योंकि धीरे धीरे हमने देखा कि पिछले 30 साल में देश का लगभग 3/4 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे आज रेफ्रिजरेटर्स में मैंने कहा कि 70% फॉरेन मल्टीनेशनल्स का है, कारों में आज 87% फॉरेन मल्टीनेशनल्स का है। ऐसे हर एक क्षेत्र में जो फॉरेन मल्टीनेशनल्स की डोमिनेंस होने के बाद आज तो हमारी खेती भी विदेशी नियंत्रण में इस तरह से जा रही है, जैसे हिंदुस्तान लीवर ने अपना किसान अन्नपूर्णा आटा बाजार में लाई, या कारगिल कंपनी अपना नेचर फ्रेश नाम से जो आटा बाजार में लाई, तो उससे पहले किसानों की उन्होंने हजारों एकड़ जमीन ठेके पर ली, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसान वह जमीन के मालिक से बटाईदार हो गया उस कंपनी के लिए, वो अपना बीज देती है, उससे खेती करवाती है, खेती का निश्चित पैसा देती है। उसने फिर सारी ऐसी कंपनियों ने बड़ी बड़ी फ्लोर मिल्स डाली है, 300 टन 500 टन एक शिफ्ट में पीसे ऐसी। और तो खेत खलिहान से किचन तक की फूड सप्लाई चेन, चाहे वो किसान अन्नपूर्णा टोमेटो केचप में हो, चाहे दूसरे फॉरेन ब्रांड्स में हो, तो कहने का मतलब यह है कि अगर देश के उद्योग व्यापार वाणिज्य और कृषि पर धीरे धीरे इसी प्रकार से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण होगा, तो यह एक चुनौती उत्पन्न होती है कि इस देश के उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण किसका होगा। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो वोकल फॉर लोकल की बात कही है, और अगर आज हम केवल और केवल जहां उपलब्ध स्वदेशी उत्पाद हैं या मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स हैं, इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म या आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा का अनुसरण करते हुए उन्हें ही खरीदेंगे, तो 6 महीने 8 महीने साल भर में सारी मल्टीनेशनल कंपनियां यहां से बाहर जाएंगी। और दूसरी बात, जैसे बीच में आई थी इलेक्ट्रोलक्स आई थी, इलेक्ट्रोलक्स ने बिरला से ऑलविन रेफ्रिजरेटर कंपनी खरीद ली, इलेक्ट्रोलक्स ने महाराजा इंटरनेशनल को खरीद, लेकिन फिर उसने देखा कि भारत में बिक्री बहुत कम है, वो अपना सारा बेच के चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि हमें एक तो लोकल फॉर वोकल में जहां भी भारतीय उत्पाद मेड बाय भारत उत्पाद है, हम मतलब भूल कर भी नहीं ले। दूसरा, आज हम देखते हैं हमारी चीन पर निर्भरता बहुत अधिक बड़ी संख्या, मतलब हमारा ये कोविड के पहले 2018-19 में चीन से जो इंपोर्ट थे 90 बिलियन डॉलर, 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। अगर उसके ऊपर केवल 10% की टैक्स की इनकम चीन की सरकार को होती थी, तो 70,000 करोड़ रुपया हम भारत के नागरिक चीन की सरकार को टैक्स के रूप में दे रहे थे। 7 लाख करोड़ का चीन का माल खरीद के, तो हमारे बॉर्डर पर तो उसको 10-15 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो हमारे सारा तनाव पैदा कर रहा है, वो हमारे ही पैसे से हमारे ही लिए तनाव उत्पन्न कर रहा है। एक, अभी हमको अपनी इकोनॉमी को चाइना से डीकपल करने की आवश्यकता है। आज जैसे देश के 90% सोलर पैनल चाइना से आ रहे हैं, उसके लिए बनाने के लिए चीन में 2 लाख लोगों को हर रोज एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। करीब 20 से 30 हजार करोड़ रुपए के हम सोलर पैनल चाइना से मंगा रहे हैं। इसी तरह से हम देखें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में आज 70% चाइना से आ रहे हैं, जबकि आज से 7 साल 10 साल पहले 80% हम अपना बनाते थे। चाइना क्या करता है, एक एक इंडस्ट्री पे निशाना साधता है, हमको डी इंडस्ट्रियलाइज करता है। उदाहरण के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में फॉलिक एसिड चाहिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने के, सारा फॉलिक एसिड देश में बनता था, और लगभग जो है 6-7 हजार रुपए किलो में फॉलिक एसिड हमारे देश में बनता बिकता था। चाइना ने 4,500 रुपए किलो में डंपिंग शुरू किया, तो हमारे सारे फॉर्मुलेटर्स जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले थे, उन्होंने चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमारे देश की फॉलिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग 0 हो गई, जिसमें हम स्वावलंबी थे। और उसके बाद 2016 के जनवरी से दिसंबर के 12 महीने में चीन ने फॉलिक एसिड के दाम 11 गुने बढ़ाकर 50,000 रुपए किलो कर दिए। हमारे पास में फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद में कांच के 520 कारखाने हुआ करते थे, आज कोई 150 बचे हैं। चीन से इतना ग्लास आइटम्स, तो कहने का मतलब है कि वो हमारे जो 400 इंडस्ट्री क्लस्टर से, एमएसएमई क्लस्टर से, एक एक इंडस्ट्री क्लस्टर को टारगेट करता है। समय सीमा के कारण मैं सबके उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमारे ही नहीं, केवल मेड बाय भारत ब्रांड को खरीदेंगे। चाहे जो विदेशी चाइनीज कंपनियां हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, वो हमारे देश में अगर प्रोडक्ट बनाती है, असेंबल करती है, मेक इन इंडिया करती है, हमें उसके बजाय मेड बाय भारत या मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स अगर हम खरीदेंगे, तो निश्चित रूप से इसी बात जो मुझे चुनौती लगती है, हमारे अभी हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में प्रवेश कर रहे हैं, तो सारा सब कुछ टेक्नोलॉजी बदलने वाली है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारे नए प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं। अब मुझे एक बहुत बड़ा डर लगता है, हमने जैसे घोषणा की है कि हम 2030 के बाद कोई भी पेट्रोल डीजल की कार का उत्पादन अलाउ नहीं करेंगे, बिक्री अलाउ नहीं करेंगे।
तो सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाएंगे तो हमारे यहाँ 50,000 से ज्यादा कंपनियां कोयम्बटूर से गुड़गांव तक ये खास करके इंजन कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक पेट्रोल या डीजल के इंजन में 2000 पार्ट्स लगते हैं। उसको स्कूटर से लेके कार, ट्रक, हर एक के लिए कई हजारों कंपनियां बना रही। अब उनको बनाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, उनकी बजाय स्थान ले लेगा 20 पार्ट वाली इलेक्ट्रिक ड्राइव जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगती है। अब हमको इलेक्ट्रिक ड्राइव की टेक्नोलॉजी आज तक हमने डेवलप नहीं की, तो मुझे लगता है कि हमें देश में उन सारे नए प्रोडक्ट्स जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फलस्वरूप आने वाले हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। उसके लिए हमको होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की जरूरत है और देश के कानून ऐसे बनाने की जरूरत है कि जिसमें हम होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दें और केवल उन्हीं को स्थान मिले। थोड़ा सा यहाँ विषयांतर होगा, लेकिन मुझे एक वो उदाहरण बहुत प्रिय लगता है। उदाहरण के लिए फर्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया का नेता था। हमारे C-DOT ने 80,000 लाइनों तक के टेलीफोन एक्सचेंज जो डेवलप किए थे वो सीमेंस जर्मन कंपनी या मोटोरोला से कहीं अच्छे थे और चले भी थे, फिर भी उस समय विदेशी एक्सचेंज ज्यादा खरीदे गए। 2G में भारत ने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की। आपके अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर्स बैठे होंगे तो उन्हें इस पे सोचना चाहिए। कोरडेक्ट, उसमें COR स्मॉल है, DECT कैपिटल है। वॉइस और डेटा उसमें एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और वो सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी इंटरनेट की और मोबाइल फोन की हो सकती थी। और अचानक हमने GSM टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया और उससे वो हमारी उस टेक्नोलॉजी पे हमने काम नहीं किया। हमने किया उसके बाद हमारे देखा देखी 12-13 देशों ने देखा कि भारत इतना बड़ा इसका सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर बेस है, इतनी बड़ी जनसंख्या, शायद ये टेक्नोलॉजी सबसे जल्दी सस्ती होगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। तो उन्होंने भी दूसरे 12-13 देशों ने हमारे 15 दिन में ही उन्होंने GSM टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। चीन का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। 3G के समय उसने पैसा पानी की तरह बहाया और कोशिश की कि वो यूरोप अमेरिका से पहले 3G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलप करे, नहीं कर पाया। बहुत घटिया सी TD-SCDMA नाम की एक बहुत ही टॉर्चुअस वाहियात टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की। लेकिन टेक्नो नेशनलिज्म अपनाते हुए, तकनीकी राष्ट्रवाद का अनुसरण करते हुए उसने कहा मैं स्पेक्ट्रम रिलीज केवल TD-SCDMA के लिए करूंगा। उसके कारण चाइना में 3G का एक्सपेंशन बहुत कम हुआ, 1/4 के नहीं हुआ। लेकिन उस पैसे से उसने फोर्थ जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे पहले, यूरोप अमेरिका से पहले TD-LTE डेवलप कर लिया। आज दुनिया के 60% टेलीकॉम नेटवर्क उस LTE टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। उसी पैसे से उसने फिफ्थ जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी वापस पाई। तो हम फर्स्ट G में वर्ल्ड लीडर थे और लेकिन 2G में हमने अपनी टेक्नोलॉजी छोड़ दी और इसलिए आज 2G, 3G, 4G, 5G सब में हम फॉरेन डिपेंडेंट हो गए। इसलिए विश्व के समालोचकों ने कहा कि चाइना व्हाइल परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ टेक्नो नेशनलिज्म हैज अटेन्ड द गोल ऑफ टेक्नो ग्लोबलिज्म। तो मैं जो कह रहा हूं कि आने वाले फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे वो जो अब आने वाले समय में मैं सोचता हूं सब कुछ AI बेस्ड हो जाएगा। एग्रीकल्चर में ऐसे एल्गोरिदम डेवलप किए हैं कि भाई आज किसान ने फसल बोई, टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है, 4 महीने तक कैसे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बदलती गई है, उसके आधार पर उस एल्गोरिदम से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उसकी फसल किस दिन पकेगी और कितना यील्ड होगा। आज इसी तरह से चाइना ने अपना ऐसे एल्गोरिदम डेवलप किए कि लंग्स के सिंपल एक्सरे से वह जो है ये प्रेडिक्ट कर सकता है उस एल्गोरिदम से कि किस व्यक्ति को लंग कैंसर कब होने की संभावनाएं नहीं है। गूगल ने ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया AI बेस्ड कि वह एक रेटिना के सिंपल पिक्चर से और ये प्रेडिक्ट कर सकता है किस व्यक्ति को कितना हार्ट ब्लॉकेज कब हो सकता है या नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज जैसे होमलैंड सिक्योरिटी में इजराइल, हम देखते हैं हमारे बांग्लादेश बॉर्डर पे हमने फेंसिंग कर रखी है, फिर भी बांग्लादेशी वो एक पट्टियां लगा के फिसल पट्टी बना के और अंदर आ जाते हैं। इजराइल ने अपना AI का उपयोग किया, ऐसे सेंसर्स बनाए पूरे बॉर्डर पे, ऐसे सेंसर्स लगा दिए 50 मीटर दूर से ही कोई अगर बॉर्डर के पास आ रहा है तो वो सेंसर, एक गार्डियन डेवलप किया रोबोट, तो वो 50 किलोमीटर की स्पीड से रेगिस्तान में दौड़ सकता है वो रोबोट। तो वो सेंसर जैसे ही सिग्नल देता है गार्डियन को और गार्डियन दौड़ पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि आने वाले समय में हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, एग्रीकल्चर, हमारी सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ जिस तरह से AI, अगर ये सारे प्रोडक्ट्स हमको विदेशों से इंपोर्ट करने पड़ेंगे तो हम पैसे से धुल जाएंगे। और अगर पूरी दुनिया को ये जो AI के सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारे ऊपर पैसे की बरसात होगी।
तो मेक वो वोकल फॉर लोकल के साथ साथ हमें आने वाले समय में जो सनराइज सेक्टर्स हैं, सनराइज टेक्नोलॉजीज हैं, उनके लिए होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज डेवलप करना और उन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए हमारे देश में मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को जो है हम आगे बढ़ाएं। और देश की केवल मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स अगर खरीदेंगे, एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, चूंकि महिम महोदय भी उस युग के हैं कि जब कैमरा रोल काम आते थे। दुनिया में 2 ही कैमरा रोल होते थे, एक फ्यूजी जापानी था और कोडाक अमेरिकन। कोडाक ज्यादा बढ़िया था, दुनिया में 70% कोडाक की बिक्री होती थी, और फ्यूजी जापानी था, तो जापान में एक व्यक्ति भी एक कैमरा रोल भी कोडाक नहीं खरीदता। तो बीच में 90 के दशक में कोडाक कंपनी ने कोडाक कैमरा रोल की कीमत जापान में फ्यूजी जितनी में बिकता था उससे आधी कर दी। फिर भी कोई जापानी नहीं खरीदता था, विदेशी लोग घूमने जाते वो खरीद लेते। कहने का मतलब ये है कि हमें मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स के संबंध में अगर देश भर में कि हमारे सारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अगर यह वोकल फॉर लोकल वाला अगर ठीक से लोगों को समझा देंगे, तो हमारे देश के 99% लोग राष्ट्रभक्त हैं, और इसलिए निश्चित रूप से कोई भी उसके बाद में विदेशी प्रोडक्ट्स के प्रति नहीं जाएगा। हमारे देश में हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। यहाँ मुझे एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली ये भी निवेदन करना है कि मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स बनाने के लिए हमको सब तरह की नीति अपनानी होगी। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ एक्विजिशंस अब्रॉड, उदाहरण के लिए पूरी दुनिया के लिए बसें स्वीडन 90 लाख की जनसंख्या वाला देश बनाता है, स्कैनिया, एबीएस, वोल्वो। उसने जब सन 2000 के आसपास 400 हॉर्स पावर के ट्रक और बस भारत में उतार दिए, उस समय टाटा, अशोक लीलैंड, महिंद्रा, किसी के पास 200 हॉर्स पावर से ऊपर का कोई मॉडल नहीं था। टाटा मोटर्स भी सख्ते में आ गए कि क्या करें, अगर ये इन्होंने हाई एंड प्रोडक्ट्स के लो एंड मॉडल्स में भी स्क्वीज आउट कर दिया तो क्या करेंगे। उन्होंने सोचा हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तो हो सकता है इसमें समय लग जाएगा, 3 साल लग जाएंगे, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी फेल हो जाए। उन्होंने क्या दौड़ाई, देखा कि डेवू कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड कोरिया में सिक हो गई है, उसके बैंकों ने उसको टेक ओवर कर लिया, वो नीलाम कर रहे हैं। तो उसने $100 मिलियन यानी $10 करोड़ में डेवो कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड को टाटा मोटर्स ने खरीद दिया, तो वो हो गई टाटा डेवो। और साल भर चूंकि वहां डेवो का 400 हॉर्स पावर से ऊपर के ट्रक्स में 25% मार्केट शेयर था कोरिया में, इसलिए उन्होंने वो टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी थी उसको टेक ओवर किया, और वहां उन्होंने नोवस नाम के वर्ल्ड क्लास ट्रक का डिजाइन डेवलप किया। आज वो 45 कंट्रीज में नोवस टाटा का वर्ल्ड क्लास ट्रक असेंबल होता है, टाटा मोटर्स उसको असेंबल करती है। और ये टेक ओवर के पहले उन्होंने वैसे ब्राजील में मार्को पोलो से टाई ओवर बहुत सारे किए, मैं भी उस स्ट्रेटेजी में नहीं जाऊंगा। ये टेक ओवर से पहले टाटा मोटर्स कहीं दुनिया में 34वें नंबर पर आती थी बस और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन आज अपने उस नोवस डिजाइन और दूसरे बसेस में बस मैन्युफैक्चरिंग में टाटा मोटर्स दुनिया में 4थे नंबर पे है और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में 5वें नंबर पे है। तो मुझे लगता है कि चाहे हम टेक्नोलॉजी आज समस्या नहीं है, हमें लोकल बनाने के लिए चाहे टेक्नोलॉजी चाहे हमको लेनी पड़े। बल्कि मैं तो एक ब्रांड का उदाहरण भी समय रहते दे देना चाहता हूँ। टाटा की चाय कोई नहीं पीता था 30 साल पहले, रिटेल में नहीं बिकती थी। उन्होंने देखा टेटली दिवालिया हो गई है इंग्लैंड में, टेटली का मार्केट शेयर यूरोप में 21% था और अमेरिका में 17% था। उन्होंने उस दिवालिया हो गई थी, उसके बैंकर्स नीलाम कर रहे थे, 43 मिलियन पाउंड 4 करोड़ 30 लाख पाउंड में खरीद लिया। वो खरीदने के बाद टाटा टेटली हो गई, और दुनिया में आज टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड इज द सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी, जो कभी 24वें नंबर पे आती थी। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ भी करके भारत में मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स बनाने के लिए चाहे ब्रांड एक्विजिशन करना पड़े, प्रोडक्ट एक्विजिशन करना पड़े। और तो उदाहरण में और देके अपनी बात को पूरा करूंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक कबाड़े का बिजनेस करते थे। पार्टीशन के समय उनका एक पार्टनर पाकिस्तान चला गया, मुस्लिम था, तो वो बिजनेस भी उनका चौपट हो गया। इतने में पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण किया, तो विलेज जीप भारत सरकार ने इंपोर्ट की। तो विलेज कंपनी को लगा कि हमें कोई यार्ड चाहिए जहां हम जीपें असेंबल कर लें ताकि ट्रांसपोर्ट में कम खर्चा लगेगा शिप में। तो उन्होंने विलेज जीपें के लिए उसका यार्ड किराए पे लिया। तो उन महिंद्रा वालों ने कहा कि भाई आपकी जीपें भी हम असेंबल कर देंगे यहाँ कारीगर लगा के, तो उनको काम दे दिया। फिर उन्होंने कमांडर और ये सारी हम देखते हैं आज स्कॉर्पियो और सारी एक से एक और सैंगयोंग उन्होंने कोरिया में एक्वायर कर लिया। और जब उनको लगा कि 2010 में हमको एरोस्पेस में भी आना चाहिए, तो वो एरोस्पेस में उन्होंने गिप्सलैंड ऑस्ट्रेलिया करके ऑस्ट्रेलिया में छोटी सी 2 सीटर एयरक्राफ्ट बनाने वाली छोटी कंपनी थी, उसको टेक ओवर किया। 3 एरोस्पेस स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी को टेक ओवर किया। बेंगलोर के पास मालूर में उन्होंने 22 सीटर 6 वेरिएंट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर लगा दी। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम, और एक अंतिम उदाहरण में और देना चाहता हूँ।
हमारे देश में 1945 में ये बॉम्बे मिल्क स्कीम बनाई अंग्रेजों ने बम्बई में मिल्क सप्लाई के लिए, और गुजरात महाराष्ट्र के सारे एरिया में से दूध कलेक्ट करने के लिए पोल्सन लिमिटेड नाम की कंपनी को लगाया। उस समय खेड़ा छोटा कस्बा था, जिला भी नहीं था। वहां के किसानों ने एक कोऑपरेटिव बना ली। 126 किसान, दिन का 247 लीटर दूध, 2 लीटर दूध करने के लिए भी उनको 252 लीटर दूध चाहिए था। और जाके कहा बॉम्बे मिल्क स्कीम वालों को, कहा हमारा दूध ये जो है हम डायरेक्ट आपको सप्लाई करेंगे, हम पोल्सन को नहीं देंगे। उसने उनको मना कर दिया, तो उन्होंने हड़ताल कर दी 15 दिन तक। अंत में उन्होंने कहा चलो भाई खेड़ा वालों का दूध सीधे ले लो। तो 450 किलोमीटर दूर रोज 246 लीटर दूध की डिलीवरी के लिए कोऑपरेटिव बनी। धीरे धीरे उसकी सदस्य संख्या 5000 10,000 हो गई। उन्होंने पाउडर के दूध का प्लांट लगा लिया, बटर का प्लांट लगा लिया, और वो अमूल ब्रांड बन गया। 50,000 करोड़ की बिक्री वाला हमारे देश में, जो आज मल्टीनेशनल कंपनियों को चॉकलेट और पिज्जा और आइसक्रीम और सब में टक्कर दे रहा है। और उसकी देखा देखी 22 स्टेट्स ने अपनी 3 टियर मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनाई। आज 1.5 करोड़ किसान उस मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के देश भर में मेंबर हैं, और भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। वर्ल्ड में मिल्क की पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 350 मिलीलीटर है, हमारे देश में 550 मिलीलीटर है। केवल उन लोगों की मेड फॉर लोकल, मेड बाई भारत प्रोडक्ट्स की पहल 126 अनपढ़ किसान, जिनका प्रतिदिन बेचने योग्य दूध 247 लीटर ही था, उन्होंने आज एक ऐसा व्हाइट रिवॉल्यूशन देश में पैदा किया। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, देशवासियों को, वोकल फॉर लोकल और उसको लोकल को हम वर्ल्ड क्लास बनाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। मेरा 25 मिनट और 2 सेकंड 3 सेकंड ऊपर हो गए हैं, और माननीय राज्यपाल महोदय के को पुनः मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। और मुझे पूरी इस तरह के जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे उम्मीद है बहुत सारे हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहें, और कुछ क्वेश्चंस हम सेशन के बाद में लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे राज्य के प्रथम नागरिक, राज्य के राज्यपाल तथा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महामहिम श्री कलराज मिश्र जी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम सब इनसे बखूबी परिचित हैं, पर परंपरा क्रम में आपका जीवन परिचय मैं देना चाहूंगी। विद्यार्थी जीवन से ही विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यों से आप जुड़े रहे, और 1963 में आपने पूर्ण सार्वजनिक जीवन को अपना लिया, और तब से अब तक अपने कार्यकाल में आपने बहुत सारी सरकारी और अन्य बहुत सारी जिम्मेवारियों जैसे पीडब्ल्यूडी, मेडिकल एजुकेशन, पर्यटन, सड़क निर्माण, एमएसएमई सेक्टर आदि में पूर्ण निष्ठा से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया। आपने उत्तराखंड राज्य की स्थापना में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके प्रयासों और मजबूत संगठन बनाने की क्षमता ने बहुत सारे सक्षम संगठनों का निर्माण किया है। आप 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे, देश में एमएसएमई सेक्टर के केंद्रीय मंत्री रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार देखते हुए सितंबर 2019 में राजस्थान राज्य के 44वें राज्यपाल के रूप में आपने जिम्मेवारी को संभाला। हर व्यक्ति के जीवन को सरल और सुचारू बनाना हमेशा आपकी प्राथमिकता रही है, और कोविड के इस संकट काल में भी हमने आपके कुशल और दक्ष नेतृत्व में राजस्थान राज्य की दशा बेहतरी की तरफ जाते हुए देखी है। राज्य के नागरिकों के साथ समय समय पर आप द्वारा किए गए समाधानात्मक संवाद ने इससे उबरने में सबकी बहुत मदद की है, और परिणाम स्वरूप आज पूरा राज्य पूरे जोश और क्षमता के साथ पुनः तेजी से अपने विकास पथ की ओर अग्रसर हो चुका है। कोविड के इस समय में आपके आत्मीय व्यवहार ने, जिसमें आपने व्यक्तिगत रूप से संस्थानों का कुशल क्षेम पूछा, एक संरक्षक के रूप में आप हमारे साथ हैं, इस बात ने हमें बड़ा आत्मबल दिया। इसी दौरान बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अपने पूरे विद्यार्थियों के लिए मानवीय मूल्यों और सुखपूर्वक जीवन के मंत्र को देने के लिए एक वर्कशॉप सीरीज का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा ही हुआ, और आप ही ने उनके सर्टिफिकेट का वितरण भी किया। माननीय, मुझे अत्यंत हर्ष है आपको ये बताते हुए कि देश की तकनीकी शिक्षा में आज आपके इस विश्वविद्यालय का नाम वैल्यू बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन के लिए ना केवल जाना जाता है, बल्कि अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। ये कुलाधिपति के रूप में आपके मार्गदर्शन और हमारे कुलपति महोदय की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है। आपसे करबंद निवेदन है कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति
प्रोफेसर SD चारण जी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी, जिनका उद्बोधन बड़ा ही विश्लेषणात्मक और बी वोकल फॉर लोकल को एकदम चरितार्थ करने वाला था। किस तरीके से व्यवहारिक रूप से उसका अपने देश में उपयोग किया जा सकता है, लाया जा सकता है, इसको भी आपने बड़े प्रभावी तौर पर इकोनॉमी नेशनलिज्म के स्लोगन के आधार पर करने की बात की। ऐसे प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापक गण, अभिभावक गण, अधिकारी गण और सभी भाइयों, छात्र बंधुओं, अभी प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी ने बड़ा ही प्रभावी तौर पर बी वोकल फॉर लोकल के संबंध में बात रखी। भारत किस क्षेत्र में पीछे है, इसको भी आपने बड़े ही अपने आंकड़ों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। आपने स्वयं बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम बहुत पीछे, चाइना बहुत आगे, और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ आवश्यक है। तो बी वोकल फॉर लोकल की हम बात करते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा स्थान है। हमें पता है कि पहले भारत के अंदर छोटे छोटे उद्योगों का ही विस्तार, कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही अपने आर्थिक स्थिति को बड़ा प्रभावी तौर पर आगे बढ़ाने में सफल हुए थे, सक्षम हुए थे, और उन्हीं के उत्पाद को हम दुनिया के देशों में निर्यात भी करते हैं, और उसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी हुई थी। आज कोविड-19 के इस संकट में स्थानीय वस्तुओं का महत्व सिद्ध हो गया है। हम लोग फिर अनुभव करने लगे हैं कि स्थानीय आधार पर उत्पादन बहुत आवश्यक है। स्थानीय लोग ही थे जिन्होंने इस संकट के दौरान भारत की मांग को स्थानीय मानव श्रम से स्थानीय स्तर पर पूरा किया। अब समय आ गया है कि स्थानीय सामान बनाने वाले लोगों की मदद की जाए। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह स्थानीय उत्पादों को खरीदे और स्थानीय उत्पादों और उत्पादन करने वालों के प्रति मुखर भी हो, जिसको प्रोफेसर शर्मा ने बड़े ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह हर भारतीय का ये विशेष रूप से दायित्व बनता है कि इस बात पर ध्यान दे कि हम स्थानीय उत्पाद को ये कहकर किनारे न करें, अरे ये तो इधर ही का बना है, इससे हमारा क्या है, हम तो बाहर की चीज लेंगे। जो सामान्य तौर पर लोगों के मन मस्तिष्क में विद्यमान है, इस मानसिकता को समाप्त करके स्थानीय उत्पादन के प्रति मुखरता के साथ उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। स्थानीय सामान न केवल खरीदना है, बल्कि उन पर हमें गर्व भी करना है कि हमारे द्वारा बनाया हुआ माल अच्छा होगा, और अगर इसमें कहीं गुणवत्ता की कमी है तो उसे सुधारने का प्रयास भी किया जाएगा, उसके लिए उत्प्रेरित भी किया जाएगा। यह बार बार लोगों के मन मस्तिष्क में डालने की आवश्यकता है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के इस समय में भारतीय उत्पादन, स्थानीय बाजारों और स्थानीय आपूर्ति की श्रृंखलाओं को महत्वपूर्ण रूप से मान्यता हमें देनी पड़ेगी। कोविड-19 ने हमको सिखा दिया है कि भारत का स्थानीय उत्पाद महत्वपूर्ण है। संकट के समय लोगों की मांग वास्तव में स्थानीय स्तर पर ही पूरी होगी, हो रही है। अब स्थानीय उत्पादों के बारे में मुखर होने, इन्हें वैश्विक बनाने में सहायता करने का भी समय आ गया है। देश के 130 करोड़ देशवासियों का लोकल उत्पादों के प्रति संकल्प एवं दृढ़ विश्वास ही भारत को लोकल के लिए वोकल और वोकल से फिर ग्लोबल बनाया जा सकता है।
यह हमारे स्थानीय ब्रांडों को वैश्विक उपस्थिति के लिए भी प्रेरित करेगा। अनेक भारतीय उत्पादों में वास्तव में वैश्विक होने की क्षमता है। यदि भारतीय स्थानीय के लिए मुखर हो जाएं, तो उत्पाद बनाने वाली देश की सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियां विश्व में विशिष्ट पहचान बना सकेंगी, जिसे एमएसएमई कहते हैं। और एमएसएमई हमेशा देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोगी रही है। भारत की आजादी के पश्चात प्रारंभ में ही छोटे छोटे उद्योगों पर ज्यादा जोर देने की बात की गई। उसके लिए कुछ सुनिश्चित भी तय किया गया था कि इतना हम व्यय करेंगे ताकि छोटे उद्योग अधिकाधिक मात्रा में विकसित हों और उसके माध्यम से देश की आर्थिक व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर सकेंगे। लेकिन जैसा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज उसकी आवश्यकता प्रतीत हो रही है। और एमएसएमई के बारे में सामान्य तौर पर कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की बात आपने की, तो लगभग 35% हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा एमएसएमई है और 45% एक्सपोर्ट की दृष्टि से भी एमएसएमई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और ये एमएसएमई छोटे छोटे उद्योगों को अगर इसी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, उसको ध्यान में रखकर किया गया, तो निश्चित रूप से बी वोकल फॉर लोकल की स्थिति को हम अच्छी तरह से चरितार्थ कर सकते हैं। यह पावन कार्य भारत की विशिष्टता को भी उजागर करेगा, क्योंकि भारत में कई ऐसे अद्वितीय उत्पाद हैं जो उच्च गुणवत्ता के साथ ही किफायती भी है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्पादों को न केवल भारत में बनाने की जरूरत है, बल्कि स्थानीय ब्रांड निर्माण व विपणन के प्रचार प्रसार को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। वोकल फॉर लोकल के इस अभियान से देश की कंपनियों में गर्व की भावना मजबूत होगी तथा बेहतर उत्पाद बनाने की तरफ भी देश की निर्माता कंपनियों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। यह अवधारणा भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी। वर्तमान आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय उत्पादों को खरीदने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। यह अभियान देश के लिए बहुत आवश्यक है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है। कोविड काल ने हमें यह सिखाया है कि आपात स्थिति में देश में बनी वस्तु ही देश की जरूरत को पूरा कर सकती है। एक तरफ देश सीमा पर चीन से अपनी प्रभुसत्ता के लिए जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के कारण हमारी पूरी आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध होने से नागरिकों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने की चुनौती भी हमारे सामने है। ऐसे समय में यह समझ में आता है कि अपनी आवश्यकताओं के लिए देश की निर्भरता किसी बाहरी देश पर होने से काम नहीं चल सकता है। यह देश में बने उत्पादों से ही संभव है। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए स्थानीय मॉडल पर विचार करने का अब समय आ गया है। स्थानीय स्तर पर बन सकने वाली वस्तुओं को बाहर से मंगाने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल न केवल दुरुपयोग है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर भी कम होते हैं। आज आवश्यकता है कि देश का मजदूर जो संकट की घड़ी में गांव वापस लौट रहा है, वह आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि, लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग धंधों से जुड़े। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके तरफ हमारे प्रोफेसर शर्मा ने भी संकेत किया है। कृषि को हम इस तरीके से आत्मनिर्भर बनाएं, कृषि के माध्यम से ही इतने अधिक उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं जो स्वयं भारत को आत्मनिर्भर बना सकने में सक्षम हो सकता है।
देश में प्रतिभा और हुनर की कमी नहीं है। देश के नागरिकों ने हर स्तर पर यह सिद्ध कर दिया है, किंतु धीरे धीरे उचित अवसरों की कमी के कारण प्रतिभाएं देश के बाहर जाने को मजबूर होती चली गई। अब पुनः एक बार ऐसा समय आ गया है कि जिसमें हम ऐसे अवसर बना सकते हैं कि जिससे देश में शोध व विकास मजबूत हो तथा अपनी जरूरत की सभी चीजें हम स्वयं बनाने में सक्षम हो सकें। यह हमारे देश की युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएगा और हमारी सोच को भी वोकल फॉर लोकल बनाएगा। देश में इस तरह का आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है। पहले भी ऐसे आंदोलन हुए 1905 में, उस समय बंगाल की तरफ से भी काफी तेजी के साथ पोखरे वगैरह थे, बड़ी तेजी के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विकास का हिस्सा रहा, स्वदेशी के सिद्धांतों का पालन अर्थात ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं का पुनरुद्धार करके भारत में आर्थिक स्थिति में सुधार करना आत्मनिर्भरता वाला ही कदम था। ब्रिटिश साम्राज्य को हटाने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रवाद की एक आर्थिक रणनीति तब बनी थी, जिसमें हमें सफलता भी मिली। यह आंदोलन काफी सफल रहा और पहले 2 या 3 वर्षों में ही ब्रिटिश शासन विशेष रूप से कपड़े के आयात में भारी गिरावट आई थी। गांधी जी का वो चरखा, ये केवल चरखा नहीं था, वो भारतीय उद्योग संस्कृति का प्रतीक था, कुटीर उद्योगों का प्रतीक था। और उस प्रतीक को ध्यान में रखते हुए कैसे कैसे गांव-गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों का विकास किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में चरखा को प्रतीक के रूप में मानकर गांधी जी ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। बाकी के उस समय के तत्कालीन नेताओं ने भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, जिसके कारण एक बार ब्रिटिश हुकूमत को भी लगने लगा कि जिसके आधार पर भारत का आर्थिक स्वरूप निर्भर होता है, जिसको हम ध्वस्त करना चाहते, इनके कारण स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत उसको आगे बढ़ाने का प्रभावी तौर पर प्रयास किया जा रहा है और इसलिए वो कुछ हद तक सफल हुआ था। 2014 में मेक इन इंडिया की आवश्यकता, मेक इन इंडिया की अवधारणा को स्वदेशी के आंदोलन के रूप में देखा गया। इसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास सुनिश्चित करने और माल का उत्पादन करके देश के भीतर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए था। साथ ही एफडीआई का आमंत्रित करने, अधिक उद्यमियों को प्रेरित करके विकास को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक का विकास करना भी था। इन आंदोलनों ने न केवल भारतीय उपभोक्ताओं बल्कि वैश्विक रूप से भी स्थानीय ब्रांडों के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। आज के सोशल मीडिया व सूचना तकनीकी के समय में इस पूरे अभियान को तेज गति से जनमानस तक पहुंचाने का अवसर भी दिया है। कोविड के इस आपातकाल के दौर ने जीवन के ऐसे मोड़ पर हमें लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में हमने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था, तो सोचा था ना उस प्रकार की कल्पना भी थी। जीवन की सभी गतिविधियों को रोक दिया है, लेकिन साथ ही एक अवसर भी प्रदान किया है कि हम कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण निर्णयों को भी ले पाए। वोकल फॉर लोकल भी एक ऐसा ही कार्य है जो देश उस समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने इसी लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल, ये जो उन्होंने नारा दिया और इसी के आधार पर उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत की कल्पना इसी आधार पर की। आत्मनिर्भर भारत उसी समय हो सकता है जब हम लोकल को प्रश्रय देंगे, लोगों के प्रतिभा और श्रम का
समुचित तौर पर स्थानीय आधार पर उत्पादन के अंतर्गत हम उनका उपयोग करें, तभी हम सही मायने में कह सकेंगे कि आत्मनिर्भर होकर स्वावलंबन के साथ जीवन बिता सकने में हम सक्षम हैं, समर्थ है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत इसी रूप में हो सकता है और इसलिए इसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए जब उन्होंने घोषणा किया था कि हम इसके लिए 20 लाख करोड़ इसके लिए व्यय करेंगे और उसमें लगाने का प्रयास किया जाता, उसके पीछे यही एकमात्र लक्ष्य था कि किस तरीके से आत्मनिर्भरता हम प्राप्त कर सकते हैं और लोग वोकल फॉर लोकल के लिए किस तरीके से अधिकाधिक स्थिति का हम निर्माण कर सकते हैं और उसके प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। भारत का परंपरागत ज्ञान विश्व विख्यात रहा है। भारत के ज्ञान के को आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी। हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। अब समय आ गया है कि अपनी आत्मनिर्भरता से भारतवासी अपने देश की क्षमताओं से अवगत हो और पुनः विश्व में भारत को एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। देश की बहुत सी सम्माननीय उद्योगों ने इसका स्वागत किया और इस पर सफलतापूर्वक काम भी शुरू कर दिया है। मुझे इस वेबिनार में आपने बुलाया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आदरणीय श्री शर्मा जी को सुनने का। शर्मा जी के बारे में मुझे जानकारी है, 2 बार आपने WTO में प्रतिनिधित्व किया भारत में, और जिस तरीके से आपका मौलिक चिंतन दिखाई पड़ा और उस मौलिक चिंतन के आधार पर आंकड़ों को समक्ष रखते हुए कैसे हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोकल को और अधिक प्रश्रय दे सकते हैं, इसके बारे में शर्मा जी ने उदाहरण के साथ बड़ा ढंग से चीजों को प्रस्तुत किया है। शर्मा जी को मैं सुना हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसलिए मैं बार बार सुनना चाहूंगा। जब भी शर्मा जी का मुझे पता लगेगा तो मैं जरूर सुनूंगा, क्योंकि एक से नई दिशा भी प्राप्त हुई है और आपके इस मौलिक चिंतन के आधार पर सही माने में अगर इसको व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया गया तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत, नया भारत जो हमारा प्रधानमंत्री का कथन है, स्लोगन है, निश्चित रूप से व्यवहारिक धरातल पर दिखाई पड़ेगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। इस वेबिनार के लिए मैं बहुत बहुत श्रीमान कुलपति महोदय को धन्यवाद देता हूं और इतनी बात कहकर अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज्यपाल महोदय का पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से इन आशीर्वचनों के लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। भारत के पास अपार प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और भाईचारे की संस्कृति है। सही मायने में यदि देखा जाए तो इसके ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है। यदि इकोनॉमी की हम बात करें तो उसके तो लोकलाइजेशन की जरूरत है। वही हमारे देश को उन्नति के शिखर पे पहुंचा सकती है। और गांधी जी ने भी ऐसा ही कहा था कि हर गांव स्वयं में सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो, यही स्वराज है। वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की मिशन की तरफ जो एक कदम है, वो देश को विश्व में विशिष्ट और उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों के हब के रूप में स्थापित करेगा। देश में इसके लिए सब जरूरी सभी चीजें जैसे मार्केट, डिमांड, लेबर, रॉ मटेरियल और काफी हद तक टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उपलब्ध है। जरूरत थी एक डायरेक्शन की, एक इच्छा शक्ति की, और वोकल फॉर लोकल कैंपेन ने हमको वो दृढ़ इच्छा शक्ति दे दी। अब मैं इस कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए विश्वविद्यालय के अकादमिक निदेशक डॉक्टर वायन सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। धन्यवाद मैडम। सबको नमस्कार है। मैं सबसे पहले हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप महोदय ने हमेशा विश्वविद्यालय परिवार एवं विद्यार्थियों को अपार स्नेह दिया है और हमेशा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमारे विद्यार्थियों को और सभी शिक्षकों को हमेशा आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। इस मार्गदर्शन से हम सभी हमेशा उत्साहित रहते हैं। महोदय, आपने जो भी आज सुझाव दिए हैं, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि हमारा पूरा परिवार आपके इन सुझावों का अक्षरशः पालन करने की पूरी कोशिश करेगा। धन्यवाद सर। माननीय कुलपति महोदय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी का भी मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं। महोदय, हमेशा आप हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए समय देते हैं और निश्चित रूप से उससे हमें एक दिशा मिली है, हमारे विद्यार्थियों को एक दिशा मिली है और मैं ये विश्वास करता हूं कि आपका ये मार्गदर्शन हमेशा हमारे विश्वविद्यालय को मिलता रहेगा। इस सब के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए राजभवन के सभी अधिकारी, कर्मचारी और हमारे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों का भी अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबको एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।